हेलो एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक पुनरुत्थान के बारे में। मतलब कि शिवाजी ने या मराठों ने भारत की संस्कृति में काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया था, उसका विकास किया था, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो मराठों ने भारत के सांस्कृतिक विकास में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने मराठी भाषा, संस्कृत भाषा, इन सभी का डेवलपमेंट किया। तो इसीलिए इन्होंने भारत की संस्कृति का विकास किया है। हम इसीलिए ये वाली बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो शिवाजी का स्वराज्य दृष्टिकोण उनकी मोहर में स्पष्ट प्रकट होता है। शिवाजी का स्वराज्य दृष्टिकोण क्या था, ये हमने पढ़ रखा है कि शिवाजी अपना खुद का, मराठों का एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, तो ये चीज़ उनकी मोहर में दिखाई देती है। मोहर जो कि ये आपको देखने को मिलेगी, शिवाजी की मोहर, इस पर जो है वो संस्कृत भाषा में कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें एक संस्कृत अभिलेख अंकित था। अभिलेख मतलब कि क्या होता है, जो कोई हार्ड सरफेस है, ठीक है, या जिसे हम बोलते हैं कि कोई कठोर सतह है, उस पर जब हम कुछ खुरच खुरच कर लिख देते हैं कोई इन्फॉर्मेशन, तो उसको हम बोलते हैं अभिलेख। जैसे कि किसी पत्थर पर लिख दिया, किसी लकड़ी की सतह पर लिख दिया, किसी धातु की सतह पर लिख दिया, तो वो चीज़ होती है अभिलेख। ठीक है, तो ये संस्कृत में लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि शिवाजी की जो मोहर है, जिसमें स्वराज्य के बारे में बात की गई है, वो संस्कृत में लिखी हुई है। ठीक है, ये फैक्ट हो गया आपका। तो जो प्रचलित फारसी मोहरों से भिन्न था, और उस समय कई सारी जो मोहरें चलती थी वो फारसी भाषा में चलती थी, क्योंकि मुगल साम्राज्य था, अलग अलग दक्कन सल्तनतें थीं, इन सब में फारसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन शिवाजी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, उन्होंने संस्कृत का इस्तेमाल किया, जो कि भारत की संस्कृति से रिलेटेड है, हमारे कल्चर से रिलेटेड है। उन्होंने उस चीज़ का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इस पर लिखा क्या हुआ है संस्कृत में कि शाहजी के पुत्र शिवाजी, हमने पढ़ा है कि शाहजी जो थे वो शिवाजी के फादर थे। तो शिवाजी की यह मोहर जो है, या इसको हम उनका अधिकार भी बोल सकते हैं, शासन करने का अधिकार जो है वो विश्व द्वारा पूजित है। पूरा का पूरा विश्व जो है वो उसका सम्मान करता है, उसकी पूजा करता है, ये बोल सकते हैं हम। तो ये नवचंद्र की भांति बढ़ते हुए जनता के कल्याण के लिए राज करती है। ये नवचंद्र क्या होता है, नया नया चांद जो होता है आसमान में। आपने देखा होगा जब चांद निकलता है शुरुआत में, तो एक लकीर मात्र होता है वो आसमान में, लेकिन धीरे धीरे करके वो बढ़ता चला जाता है और पूरा चांद बन जाता है वो, है ना। तो उसी की तरह ही नवचंद्र की भांति ही इनका ये जो शासन करने का अधिकार है, जो इनका शासन है, वो बढ़ता चला जाएगा और जनता के कल्याण के लिए ही राज करेगा। ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। ठीक है, तो शिवाजी ने मराठी भाषा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से राज्य व्यवहार कोश नामक एक ग्रंथ भी लिखवाया। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि राज्य व्यवहार कोश किसने लिखवाया, तो शिवाजी ने लिखवाया। क्यों लिखवाया, मराठी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना। तो इसमें, इस ग्रंथ में क्या बताया गया है, राजनयिक आदान प्रदान में प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रचलित जो फारसी शब्द थे उनके संस्कृत पर्याय दिए गए हैं। राजनयिक आदान प्रदान क्या होता है, जैसे दो राज्य आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मुगल साम्राज्य और एक तरफ मराठा साम्राज्य है, तो मराठों ने मुगल के पास में कोई संदेश भेजा, कोई दूत वगैरह भेजा, या दोनों के बीच में अगर कोई संधि हो रही है, तो पहले जो है वो फारसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन शिवाजी चाहते हैं कि मराठी भाषा डेवलप हो, इसीलिए वो राज्य व्यवहार कोश का डेवलपमेंट करवा रहे हैं, और इसमें कई सारे फारसी शब्दों के संस्कृत पर्याय दिए गए हैं। मतलब कि जो फारसी शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी जगह पर हम संस्कृत शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राज्य व्यवहार कोश में बताई गई है, ये आपको याद रखना है। तो फिर परिणाम क्या होता है इसका, कि मराठा कूटनीति में विदेशी शब्दों का प्रयोग बहुत कम हो जाता है। ठीक है, मराठा कूटनीति जैसे कि जो मराठे जो हैं वो दूसरे राज्यों से बातचीत कर रहे हैं, दूसरे साम्राज्यों से बातचीत कर रहे हैं, संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, संधियां कर रहे हैं। ठीक है, अपने मतलब कि अपने लिए, अपने हितों के लिए वो काम कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, हर बात में युद्ध नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब युद्ध के अलावा जो नीतियां होती हैं अपने साम्राज्य के हित के लिए जो ली जाती हैं, वही चीज़ होती है कूटनीति। तो यही चीज़ जो है मराठों की कूटनीति में जो है वो विदेशी शब्दों का उपयोग काफ़ी कम हो गया। इसके बाद में बात की जा रही है कि शिवाजी जो थे वो एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे। धर्मनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि
ऐसा इंसान जो अपने धर्म के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित होता है, ठीक है। धर्म में जो भी उसकी शिक्षाएं दी गई हैं, जो पूजा पाठ है, परंपराएं हैं, धार्मिक मूल्य हैं, इन सभी को पूरी तरीके से अच्छे से ईमानदारी से पालन करता है। तो ऐसे ही शिवाजी जो थे वो धर्मनिष्ठ हिंदू थे, ठीक है। लेकिन ये अपने धर्म का पालन तो करते थे और साथ ही साथ अन्य धर्मों का भी ये सम्मान करते थे। ऐसा नहीं करते थे ये कि सिर्फ हिंदुओं को ही ये देख रहे हैं और बाकी धर्मों का सम्मान नहीं कर रहे, ठीक है। ये चीज़ इनमें नहीं थी। तो इसके अलावा उनके भगवा ध्वज को सभी मराठों ने अपनाया। तो शिवाजी का ध्वज, ध्वज मतलब कि जो झंडा होता है, जो फ्लैग होता है, वो कैसा था? वो भगवा था। भगवा यानी कि जो सैफरन कलर होता है, जो आपने सुना होगा, केसरी रंग जो होता है, जो येलो और ऑरेंज के बीच में होता है, वो है भगवा कलर, ठीक है। और इसी कलर का इनका झंडा था, इनको सभी मराठों ने अपनाया। तो आपको ये भी याद रखना है कि मराठों का झंडा कैसा था? भगवा ध्वज था, ठीक है। और शिवाजी की धार्मिक नीति पूछे तो शिवाजी एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे और अपने धर्म का पालन करते हुए अन्य धर्मों का भी सम्मान करते थे। ये इनकी धार्मिक नीति थी। इसके अलावा धार्मिक नीति में ये भी आप डाल सकते हो कि उन्होंने अपवित्र किए गए मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया, ठीक है। तो जो मंदिर अपवित्र कर दिए गए थे, अब अपवित्र का मतलब यहाँ पर सिर्फ अपवित्र की बात नहीं है, इसमें जो तोड़ फोड़ मचाई गई थी, मंदिरों को तोड़ा गया था, नुकसान पहुँचाया गया था, वो भी चीज़ इसी में ही आ जाती है, ठीक है। तो अपवित्र किए गए, तोड़े फोड़े गए मंदिरों को पुनर्निर्माण करवाया, उनकी मरम्मत करवाई शिवाजी ने। और संस्कृत और मराठी साहित्य का डेवलपमेंट करवाया। साहित्य क्या होता है? किसी भाषा में लिखी जाने वाली कविताएं, कहानियां, नाटक, बुक्स वगैरह जो भी कुछ होती है वो सब साहित्य है, ठीक है। तो संस्कृत भाषा में भी इस चीज़ का डेवलपमेंट करवाया और मराठी में भी डेवलपमेंट करवाया। फिर जो धार्मिक संस्थाएं हैं जैसे कि मंदिर वगैरह, उनका भी निर्माण करवाया, ठीक है। पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहित किया। पारंपरिक कलाएं जैसे कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी काफ़ी समय से, काफ़ी लंबे समय से चली आ रही हैं, वो होती हैं पारंपरिक कलाएं। जैसे कि आपने सुना होगा लोक नृत्य जो होता है, फोक डांस जो होता है, ठीक है, लोक गीत होते हैं, लोक संगीत होते हैं, म्यूज़िक वगैरह, मूर्ति कला हो गई, ये सब पारंपरिक कलाएं हैं। तो इन सारी चीज़ों को प्रोत्साहित किया। तो ये जो है, जो मैंने अंडरलाइन की है अभी, ये उनकी हम बोल सकते हैं जो सांस्कृतिक नीतियां हैं उसमें हम डाल सकते हैं इसको। अगर पूछा जाए कि शिवाजी की सांस्कृतिक नीति वगैरह के बारे में पूछा जाए तो आप ये बता सकते हो, ठीक है। तो संभवतः उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति और मूल्यों के पुनरुत्थान में सबसे अधिक योगदान दिया शिवाजी ने, क्योंकि भारतीय संस्कृति में योगदान दे रहे हैं, जैसे कि वो मराठी भाषा, संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग धर्मों का भी वो सम्मान कर रहे हैं, इन साहित्यों का विकास कर रहे हैं, धार्मिक संस्थाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये संस्कृति ही तो है, ये मूल्य ही है हमारे। तो इनका ही पुनरुत्थान कर रहे हैं। पुनर् यानी कि दोबारा से, ठीक है। तो पुनः हो गया, और उत्थान यानी कि तुम्हारा उसको उठाना, किसी चीज़ को ऊपर की तरफ उठाना, मतलब हाथ से उठाना नहीं, किसी चीज़ का डेवलपमेंट करना, ठीक है। तो पुनरुत्थान हो रहा है यानी कि दोबारा से उस चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा योगदान शिवाजी ने ही दिया होगा, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। उन्होंने लोगों को यह दिखाया कि शक्तिशाली राज्यों और साम्राज्य को पराजित किया जा सकता है, मतलब हराया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुगलों तक को इन्होंने हराया, ठीक है, उनके साथ में काफ़ी सारे समझौते किए। तो ये चीज़ शिवाजी दिखा रहे हैं, शिवाजी ये एग्जाम्पल दे रहे हैं अपने लोगों को। और मराठा अपने साम्राज्य का निर्माण भी कर सकते हैं, अपना साम्राज्य खुद खड़ा भी कर सकते हैं, उसका विस्तार भी कर सकते हैं और प्रशासन भी कर सकते हैं, ठीक है, उस पर शासन भी चला सकते हैं। इतनी दम मराठे अपने आप में रखते हैं। ये मैसेज दे रहे हैं शिवाजी जो है वो अपने लोगों को, ठीक है। फिर ये आपको देखने को मिलेगी एक मोडी लिपि। लिपि मतलब वही स्क्रिप्ट जिसमें कोई भाषा लिखी जाती है। तो ये जो मोडी लिपि है ना, ये देवनागरी का तिर्यक रूप होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, मार्क कर लेना है इसको। तो देवनागरी लिपि है, ठीक है, उसका तिर्यक रूप। तिर्यक रूप क्या होता है? आपने सुना होगा कर्सिव राइटिंग इंग्लिश में, है ना। कर्सिव राइटिंग कैसी होती है? जैसे हम पेन को जो है वो बिना उठाए एक साथ में जोड़ते हुए लिखेंगे। जैसे जब हम इंडिया लिखते हैं तो हम इस तरीके से इंडिया को यूँ बिना पेन को उठाए हम लिखते चले जाते हैं, ताकि राइटिंग जो है वो फास्ट हो सके, जल्दी जल्दी लिखें, ठीक है। वही अगर हम एक एक शब्द अलग अलग लिखेंगे तो ये इंडिया जो है वो धीरे हम लिख पाएंगे। आप खुद करके देख लेना इसको। जैसे आप जब हिंदी लिखते हो देवनागरी में, तो आप जैसे आप पत्राचार लिख रहे हो तो इसको आप इस तरीके से लिख पाओगे, ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि हिंदी में
हर एक बार हर एक लेटर को लिखने के लिए आपको अपनी पेन उठाना पड़ेगा। लेकिन इसी चीज़ का तिर्यक रूप जो है वो क्या है कि इन्हीं शब्दों को ना मिलाकर लिख दिया जाएगा थोड़ा सा, और जल्दी जल्दी लिखा जा सकेगा। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये शब्द मिलाकर लिखे गए हैं आपस में, ठीक है। तो ये छत्रपति शाहू महाराज की मोडी लिपि में लिखी गई लिखावट का एक उदाहरण है। तो समझ गए तिर्यक रूप क्या होता है, मतलब कि तेजी से लिखी जाने वाली एक घुमावदार लिखावट होती है। सारे के सारे शब्दों को मिलाकर जल्दी जल्दी लिखा जाता है इसमें। क्लियर हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि मोडी लिपि मराठों ने अपने पत्राचार के लिए उपयोग की थी। पत्राचार क्या होता है, जो सरकारी कामकाज वगैरह होते हैं, जैसे किसी दूसरे राज्य को पत्र लिखा जा रहा है, कोई संदेश भेजा जा रहा है, ठीक है, तो वो सारे काम हो गए पत्राचार में, और उसी में ही मराठों ने मोडी लिपि का इस्तेमाल किया था। तो मोडी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि का तिर्यक रूप है, ये आपको याद रखना है। तो शिवाजी का आदर्श उनके उत्तराधिकारियों को निरंतर प्रेरणा देता रहा, लगातार उनको मोटिवेट करता रहा। शिवाजी का आदर्श क्या था, शिवाजी ने बोला अपनी स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का समर्थन करो, ठीक है। जैसे कि शिवाजी ने मराठी भाषा, संस्कृत और परंपराओं को बढ़ावा दिया था। शिवाजी ने मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं का सम्मान करा था, मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया था, है ना। ऐसे ही कई सारे आदर्श है शिवाजी के। तो यही सारी चीज़ें उनके उत्तराधिकारियों को, मतलब जो शिवाजी के बाद में जो राजा बनेंगे, उनको प्रेरित करते हैं ये, ठीक है। उदाहरण के लिए नागपुर के भोसले स्थानीय संस्कृति और परंपरा के उत्साही समर्थक के रूप में उभरे। नागपुर के भोसले कहाँ पर थे ये, और ये नागपुर के भोसले थे कौन, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया का मैप। तो जो मराठे थे वो अलग अलग शाखाओं में टूट गए थे, मतलब टूटे नहीं थे। जैसे कि कुछ थे भोसले, ठीक है, कुछ थे तुम्हारे सिंधिया बन गए थे, और कुछ जो थे वो होलकर थे। ये अलग अलग घराने उभर कर आए थे मराठों में, अलग अलग घराने, जैसे कि एक ही फैमिली के लोग हैं लेकिन अलग अलग जगह पर जाकर बस गए, और वहाँ पर इन्होंने अपना एक पावरफुल किंगडम बना लिया। जैसे यहाँ पर कुछ अलग लोग हैं मराठों के ही, यहाँ पर जो है वो भोसले बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर जाकर इन लोगों ने अपने अलग अलग घराने, अपने अलग अलग साम्राज्य बसा लिया, लेकिन सब कुछ आएगा मराठा साम्राज्य के अंदर ही, ठीक है। अलग अलग कुछ नहीं है, बस ये घराने अलग हैं, ठीक है। जैसे कि पेरेंट्स जो होते हैं, उन पेरेंट्स के बच्चे हैं, ठीक है, तो वो बच्चे जो हैं वो जाकर किसी दूसरे शहर में काम कर रहे हैं, दूसरे देश में जाकर काम करते हैं, और वहीं पर वो सेटल हो गए, शादी वगैरह कर ली, वहीं पर सेटल हो गए। तो वो बच्चे जो हैं वो है तो इन्हीं लोगों की फैमिली, तो फैमिली तो ये लोग कहलाएंगे, लेकिन बस इनकी जगह बदल गई कि ये लोग दूसरी जगह पर रह गए, मान लो ये गांव में रह गए और ये शहर में चला गया। उसी तरीके से यहाँ पर मराठे जो थे वो थे तो सब के सब मराठे, लेकिन अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग घरानों में अलग हो गए थे, ठीक है। तो ये इसी तरीके से नागपुर के भोसले थे। ये आपको इतना बड़ा एरिया आपको देखने को मिलेगा, और ये येलो कलर में जो है ये नागपुर के भोसले और पेशवा जो थे इनके अंडर में आता रहता था। मतलब कभी ये पेशवा के कंट्रोल में हो जाता था, कभी इसको नागपुर के भोसले अपने कंट्रोल में ले लेते थे। तो ये नागपुर जो इनका साम्राज्य था वो लगभग ये महाराष्ट्र में भी था और उड़ीसा में भी था, इन सारे एरियाज़ में ये फैला हुआ था, ठीक है। महाराष्ट्र में ही एक जगह है, ये आपको अगर बॉर्डर दिख रहा हो महाराष्ट्र का प्रेजेंट डे बॉर्डर, तो इस तरीके से ये महाराष्ट्र का बॉर्डर है, ठीक है, ओके। और यहीं पर ही महाराष्ट्र में ही ये नागपुर लोकेटेड है, क्लियर। यही इनका मेन जो कैपिटल है वो हम बोल सकते हैं, यहीं से शासन चला रहे थे नागपुर के भोसले। और ये भोसले वंश वही है जिससे शिवाजी बिलोंग करते थे, है ना। शाहजी भोसले उनके फादर थे, हमने देखा था। तो यहाँ से उठकर ये लोग यहाँ आ गए थे। बाकी पेशवा वगैरह अलग चल रहे थे, और सिंधिया थे, होलकर थे, गायकवाड़ थे, ये अलग अलग घराने थे मराठों के अंडर ही, समझ गए। तो इन लोगों ने क्या किया था, नागपुर के भोसले ने, इन्होंने स्थानीय संस्कृति, मतलब जहाँ पर ये बैठे हुए हैं वहाँ की संस्कृति को और परंपरा के ये उत्साही समर्थक थे। उत्साही समर्थक यानी कि काफ़ी अच्छे समर्थक, है ना, ज़ोरों शोरों से उनका प्रमोशन करते थे। तो पुरी जो उड़ीसा में लोकेटेड है उसमें भगवान जगन्नाथ की पूजा, जो कि मुगल शासन में प्राय बाधित रहती थी, मतलब बैन थी कि जगन्नाथ की पूजा नहीं कर सकते, वो मराठों के संरक्षण से पुनर्जीवित हुई, ठीक है। जगन्नाथ की पूजा को दोबारा से पुनर्जीवित किया गया, दोबारा से स्टार्ट करी गई जगन्नाथ की पूजा। तो पुरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा का मैप अगर मैं ड्रॉ करूं पहले, तो जो आज का उड़ीसा है वो लगभग ये है, ठीक है। यहाँ पर आपको कटक देखने को मिलेगा, कटक भी एक सिटी है उड़ीसा में ही, और
और कटक से साउथ में जब आप देखोगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा पुरी। ठीक है, इसी पुरी में क्या है, इसी पुरी में है तुम्हारा जो जगन्नाथ टेम्पल है, ये आपको देखने को मिलेगा जगन्नाथ टेम्पल। ठीक है, काफ़ी बड़ा टेम्पल है, ये फोटो में छोटा लग रहा होगा लेकिन काफ़ी बड़ा टेम्पल है। और यहीं पर ही ये जो 3 भगवान आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जो मूर्तियां हैं ना, ये तीनों मूर्तियों की पूजा की जाती है पुरी में जगन्नाथ टेम्पल में। ठीक है, ये जो जगन्नाथ भगवान हैं ये लॉर्ड कृष्ण का ही, भगवान कृष्ण का ही एक रूप माने जाते हैं। तो इन तीनों की जो है वो पूजा की जाती है। अच्छे से देख लो, आपको याद रहेगा कि जगन्नाथ कहाँ है, जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है और जो पुरी है वो कहाँ है, उड़ीसा में है। तो ये काफ़ी फेमस रहती है जगन्नाथ की पूजा, और जगन्नाथ रथ यात्रा वगैरह भी की जाती है। तो इसी पूजा को पुनर्जीवित किया था मराठों ने। ठीक है, मराठों में मतलब एज अ होल बात हो रही है, जिसमें होलकर, सिंधिया, पेशवा, नागपुर के भोसले सबको मिलाकर इकट्ठा ही बोल दिया गया है। ठीक है, तो संभवतः सबसे प्रभावशाली योगदान कुछ विशिष्ट मराठा महिलाओं का था। कुछ मराठा महिलाएं थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया। तो इनमें से 2 के विषय में जानेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है, जो कि यहाँ पर मेंशन की गई हैं। एक है ताराबाई और एक हैं अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, ये दोनों ही मराठा महिलाएं थी जिनके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो आपको याद रखना है कि नागपुर के भोसले ने ये जगन्नाथ की पूजा को दोबारा से शुरू करवाया था, पुनर्जीवित करवाया था। ठीक है, तो आज हमने एक मंदिर और देख लिया, एक जगह पर मैंने आपको और घुमा दिया आज, उड़ीसा में पुरी में। ठीक है, जो जहाँ पर काफ़ी सारे लोग जाते हैं। तो ये हो गई इनके सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात। अब अगली वीडियो में हम महिलाओं के योगदान के बारे में भी पढ़ लेंगे। उसके बाद में ये वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा, उसके बाद में तंजावुर के बारे में, या थंजावुर भी हम इसको बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ लेंगे। एंड देन हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लास्ट मराठा विरासत बचेगी, जो कि उससे अगली वीडियो में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, मतलब 2 वीडियो और आएंगी, एक तो ये महिलाओं वाली और एक ये थंजावुर वाली और मराठा विरासत वाली। इसके बाद में चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है, बाकी उसके बाद में हमारे क्वेश्चन आंसर्स बचेंगे। लो, इसमें तो 8 क्वेश्चन आंसर्स हैं, पिछले चैप्टर में 7 थे, तो और ज़्यादा बढ़ गए यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर कोई भी डाउट होता है कहीं पर भी तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।